बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम के साथ और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद व सलाम के साथ। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। पहले हमने स्टडी किया था कि एटम्स बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। एटम्स स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड्स बनाते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट एटम्स बॉन्ड्स बनाते हैं। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है या जो पहले से स्टेबलाइज होते हैं वो मज़ीद बॉन्ड्स नहीं बनाते। अब जो एटम्स बॉन्ड्स बनाते हैं वो कितनी तरह के बॉन्ड्स होते हैं? मेनली 3 तरह के बॉन्ड्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मेनली 2 तरह के ही बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन हम यहाँ पर इनको 3 तरह के बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम लीवस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन तीनों बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लीवस ने किस तरह से कहा था कि ये बॉन्ड्स बनते हैं। आयनिक बॉन्ड को देखते हैं। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो दूसरा गेन करेगा। जो लूज़ करता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी को हमने पहले डिस्कस किया है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब किसी भी एटम के आखिरी शेल से, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। अगर उसको रिमूव करवाना इजी हो, यानी कि उसको कम एनर्जी देकर हम इलेक्ट्रॉन को निकलवा सकें, तो हम कहेंगे कि उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और दूसरा एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, दूसरे एटम ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को उसने गेन करना है। तो अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन को उसका जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उसके न्यूक्लियस की अफिनिटी ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इजीली वो उसको गेन कर लेगा। तो एक्सेप्ट करने वाले की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ताकि वो इजीली लूज़ कर सके, और जिसने एक्सेप्ट करना है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो इजीली उसको गेन कर सके। तो आयनिक बॉन्ड इस तरह से बनता है कि जब कोई एक एटम कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और दूसरा एटम कम्प्लीटली उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं पोटाशियम क्लोराइड की। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसके अंदर भी 2, 4 हो गए, p के अंदर 6 हो जाएंगे 10, इस s के अंदर 2 हो जाएंगे 12 और 6 18, और अब 19 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस s के अंदर आ जाएगा। आउटर मोस्ट शेल इसका कौन सा है? 4 वाला। 4 से पहले 3 तक जो है वो इसका कंप्लीट है। 3p के अंदर 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s के अंदर 2, यानी ये इसका तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। उसके बाद अगला जो शेल है वो 4 वाला है। 4 वाला इसका आउटर मोस्ट शेल है और इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटाशियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने इस अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो इसके लिए इजी क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। तो पोटाशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये वाला जो शेल है इसका वो ख़त्म हो जाएगा। अब रह जाएगा 1s2 2s2 2px
3s2 और 3p6। अगर शेल के लिहाज से देखें तो 1 वाला जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले 2 वाला सारा उसको देख लेते हैं। 2s और 2p में टोटल करें तो 2 और 6 8, 2 वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और 3 वाले में देखें 3s के अंदर 2 हैं और 3p के अंदर 6 हैं, तो ये भी टोटल करें तो 8 आ जाते हैं। अब यहाँ तक 2 8 8, लास्ट वाला जो था वो निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो 419 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी यूज़ हुई है। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस तरह पोटाशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है, लूज़ कर दिया है, और ये चेंज हो गया है के पॉजिटिव के अंदर। पहले ये न्यूट्रल के था, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो ये के पॉजिटिव के अंदर चेंज हो गया है। क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस एस के अंदर भी 2 आ जाएंगे, 2 और 2 4, 6 एंड 4 10 हो जाएंगे, क्योंकि पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एस के अंदर 2, टोटल काउंट करें तो ये 10 और 2 12 हो जाते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी के अंदर आ जाएंगे, तो इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो 3 वाला है। इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो वो आ जाते हैं 7। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जब हमने पोटाशियम का देखा, पोटाशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, वो जो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर सकती है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगी तो इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज नेगेटिव, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गेन किया है क्लोरीन ने तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी, जो कि 349 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी है, जिसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब एक जो है वो कैटाइन बन गया है के पॉजिटिव, और दूसरा एनाइन बन गया है Cl नेगेटिव। एक ने अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली लूज़ कर दिया है और इसने टोटली जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, और ये चार्ज आइंस के अंदर चेंज हो गए हैं। अब ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, और ये एक दूसरे के साथ आयनिक बांड बना लेंगे। के और Cl के दरमियान में बांड बन जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स बन जाएंगी, और ये एक आयनिक कंपाउंड है जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर पीरियोडिक टेबल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करें तो 8 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, 1A से लेकर 8A तक। 1A के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा अगर हम मेटल्स की बात करें तो लिथियम से स्टार्ट होती हैं मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसके अलावा सेकंड ए वाले में कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं। थर्ड ए वाले में एलुमिनियम, 4A वाले में कार्बन, 5A वाले में नाइट्रोजन, 6A वाले में ऑक्सीजन, 7A वाले में फ्लोरीन, और 8A वाले में हीलियम से स्टार्ट होता है ये वाला ग्रुप। एक जो ग्रुप है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा होता है। 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1 है। यानी ग्रुप नंबर जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताता है। 2A वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3A वालों के आउटर मोस्ट शेल में 3, 4A वालों के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली 5A इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6A वालों के आउटर मोस्ट शेल में 6, 7A वालों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8A वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मज़ीद बॉन्ड्स नहीं बनाते। अब हम बात कर लेते हैं 1A वालों की। 1A वालों के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है।
ये इनके लिए आसान है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करें बजाय इसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें। तो 1A वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और इनके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, जैसे Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव। और अब ये बॉन्ड किसके साथ बना सकती हैं? जिनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें कि एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत किन को होती है? 7A वालों को। 7A वालों के पास इनकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं 1A वालों से। तो बॉन्ड किन के दरमियान में, आयनिक बॉन्ड किन के दरमियान में बन सकता है? 1A वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान में और 7A वालों के दरमियान में। इसीलिए इधर से अगर सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो फ्लोरीन गेन कर सकता है, NaF जो है वो बन जाएगा, NaF। इसी तरह इधर से क्लोरीन के साथ अगर सोडियम बनाता है तो NaCl बन जाएगा। तो ये आयनिक बॉन्ड्स इस तरह से बनते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें 2A वालों की, तो 2A वालों के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ करेंगे ईजीली, बजाय इसके कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ईजीली लूज़ कर सकते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से वाले एलिमेंट्स गेन कर सकते हैं? 6A वाले, क्योंकि 6A वालों के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये 2A वाले एलिमेंट से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं और इनके दरमियान में बॉन्ड बन सकता है, यानी कि 2A और 6A वालों के दरमियान में बॉन्ड बन सकता है इजीली। जैसे कि कैल्शियम और ऑक्सीजन है। कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है Ca2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यही वाले दो जो कैल्शियम ने लूज़ किए हैं वो अगर ऑक्सीजन गेन करता है तो इसके ऊपर O2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो Ca2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव दोनों का जो चार्ज है वो इक्वल है। एक के ऊपर 2 पॉजिटिव है और एक के ऊपर 2 नेगेटिव है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा और ओवरऑल ये न्यूट्रल हो जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा इनके दरमियान में बॉन्ड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह 3A वाले जो हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये Al3 पॉजिटिव बन जाएगा और ये बॉन्ड बना सकता है 5A वालों के साथ, जिनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इस तरह ये कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Ca2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Al3 पॉजिटिव में, ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और O2 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके S2 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। क्योंकि सल्फ़र और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, जबकि कैल्शियम और एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। अब कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा CaO, और अगर हम एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का देखें तो इनके दरमियान में भी बॉन्ड बन सकता है। हालांकि इनके ऊपर चार्जेस जो हैं वो सेम नहीं है। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं और ऑक्सीजन के ऊपर O2 नेगेटिव चार्जेस हैं। जब इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा तो एटम्स की रेशो चेंज हो जाएगी। एल्यूमिनियम के 2 एटम्स आ जाएंगे और ऑक्सीजन के 3 एटम्स आ जाएंगे। और जब हम इस तरह के एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनाते हैं तो इनके ऊपर जो चार्ज है उसको हम दूसरी साइड पर लेकर आ जाते हैं। जैसे Al जो 2 इधर राइट साइड पे था वो एल्यूमिनियम की इधर आ जाएगा Al2, और ऑक्सीजन की इधर आ जाएगा 3, ये वाला 3। इस कंपाउंड के बनने के दौरान चार्जेस बैलेंस हुए हैं। एल्यूमिनियम के अगर 2 एटम्स आते हैं तो एक के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, 2 के ऊपर 6 पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। और इसी तरह ऑक्सीजन के 3 अगर एटम्स आते हैं, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -6, यानी +6 और -6 चार्जेस दोनों बैलेंस हो जाएंगे जब इनमें रेशो ऑफ एटम्स जो है वो Al2O3 होगी। तो इस तरह भी बॉन्ड्स बन सकते हैं डिफरेंट एटम्स के दरमियान में। लेकिन ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। एक एटम कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है तो दूसरा एटम कम्प्लीटली उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स। और आयनिक बॉन्ड्स में कैटाइंस और एनाइंस होते हैं
और कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। इसके बाद एक चीज़ आ जाती है नेचर ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड है वो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा। कितना आयनिक या कितना कोवेलेंट होगा वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 होगा तो उसके अंदर इक्वल आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, यानी 50-50% आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अगर 1.7 से लेस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो बॉन्ड कोवेलेंट होगा ज़्यादा और उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम होगा। और अगर 1.7 से ज़्यादा होगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वो बॉन्ड ज़्यादा आयनिक होगा। तो इस तरह से हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नेचर ऑफ बॉन्ड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बॉन्ड कितना कोवेलेंट है या कितना आयनिक है। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता, ना ही वो 100% कोवेलेंट हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर आयनिक का होता है और इसी तरह आयनिक बॉन्ड के अंदर भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो है वो कोवेलेंट का होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर 72% है, बाकी सारा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है। इसी तरह सीजियम फ्लोराइड CSF ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर 92% है, बाकी जो परसेंटेज 8% है वो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेचर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर दो एटम्स के दरमियान में डिफरेंस 1.7 है तो इसका मतलब है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन है आयनिक और कोवेलेंट की। आयनिक बॉन्ड के बाद हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। Ionic bond is formed by complete transfer of electrons, while covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between two atoms. दोनों atoms अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं और म्यूचुअली शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन को भी एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए, और इस हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। इधर से ये एक एटम है और इधर से ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक हाइड्रोजन का आ जाएगा और इधर से दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ दरमियान में ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपना शेयर दोनों शेयर करके पेयर बना लेंगे। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके दरमियान में आ जाता है। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में ये जो बॉन्ड बना है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की है। एक ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है और दूसरे ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अब दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस हाइड्रोजन के भी हैं और इस हाइड्रोजन की भी हैं, दोनों ने शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की। कोवेलेंट बॉन्ड्स भी दो तरह के होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। सबसे पहले नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स देखते हैं। अगर दो एटम्स जो सिमिलर हों और जिनके दरमियान में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना हो तो वो बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे कि हाइड्रोजन की ही एग्जांपल लेते हैं या फिर क्लोरीन की। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों एटम्स जो हैं इनके सिमिलर हैं। क्लोरीन के देखते हैं तो एक क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, दूसरे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरे क्लोरीन, दो क्लोरीन हैं, इनके दरमियान में बॉन्ड किस तरह से बनेगा। इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसी तरह इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 वाला एक इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर कर दिया है। इसी तरह इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3
4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, और जो सातवां था वो उसने इधर शेयर कर दिया है। अब अगर टोटल काउंट करें तो दोनों क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले और 7 और 8, इस तरह इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। और इस क्लोरीन के काउंट करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले और 2 ये वाला जो पेयर है सेंटर में जिसको जो शेयर किया है इन्होंने, उसको काउंट करेंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हो जाएंगे। इस तरह पहले दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन ने अपना शेयर किया है। तो अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया म्यूचुअल शेयरिंग से। और ये जो सेंटर में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, इसको कहेंगे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्योंकि दोनों क्लोरीन सेम है, सेम क्लोरीन एटम्स हैं, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेंटर में इनके है वो दोनों क्लोरीन के पास एक जितना है, इक्वली शेयर हुआ है। किसी एक क्लोरीन के पास ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुआ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बल्कि दोनों के पास इक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। इसी तरह हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन्स के दरमियान में जब बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन्स के दरमियान में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये भी इक्वली शेयर हुआ हुआ है। किसी एक हाइड्रोजन के पास जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, बल्कि दोनों के पास इक्वल कंट्रीब्यूशन है, चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है दोनों के पास। तो इस तरह के बॉन्ड्स को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं, क्योंकि कोई पोल डेवलप नहीं हुआ। इसी तरह फ्लोरीन F2, Br2, ब्रोमीन I2, आयोडीन, ये सारे भी जो मालिक्यूल्स हैं ये डाई एटॉमिक हैं और दोनों सेम एटम्स के दरमियान में बने हुए हैं। ये भी नॉन पोलर मालिक्यूल्स हैं, इनमें भी कोई पोल डेवलप नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द 2 एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है इनके दरमियान। सेकेंड टाइप आ जाती है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बने, जैसे H और Cl है, ये 2 डिफरेंट एटम्स हैं और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में भी डिफरेंस है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सेंटर में है और ये अब इक्वली शेयर नहीं हुआ, बल्कि क्लोरीन जो है उसने इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, जिस वजह से हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये 2 पोल्स डेवलप हो गए, ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है, 2 डिफरेंट पोल्स, इसलिए इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं या पोलर कंपाउंड्स कहते हैं, जिनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2 डिसिमिलर एटम्स के दरमियान में जब बॉन्ड बनता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, यानी ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, बल्कि किसी एक एटम की तरफ उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की, जिसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड HF आ जाता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हुआ हुआ है। वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर भी एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये वाला एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और ये वाला इसी तरह दूसरा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा एक, ये सेकंड वाला पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो वाटर के अंदर 2 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ओवरऑल वाटर जो है वो एक पोलर मालिक्यूल है। इसी तरह वाटर के अलावा भी डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास हैं। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स हैं। कार्बन और क्लोरीन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये पोलर है, इसलिए ओवरऑल ये मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। उसके बाद मेथानोल आ जाता है। मेथानोल में CH3OH, तो इसमें ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए ये भी एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा ये तो सिंगल वाले हैं, इन सब के दरमियान में सिंगल बॉन्ड्स हैं। जब कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से करे कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है। जैसे हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड बना। लेकिन जब कोई एक एटम
एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे तो उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड बनेंगे। जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करे तो इनके दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। और आप इसका ऑक्टेट देख सकते हैं, दोनों नाइट्रोजन्स के ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, 3 इधर से काउंट करेंगे और 3 इधर से काउंट करेंगे तो 6 सेंटर में आ जाते हैं और 7 और 8 इधर से। इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन के भी 6 सेंटर में, 7 और 8 इधर से। तो जब भी कोई एटम दूसरे एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। और जब वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इसके लोन पेयर्स की फॉर्म में और 2 इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं तो ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा दूसरे वाला भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा। अब इसके टोटल काउंट करें तो इसके हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं और इनके दरम्यान में जो बॉन्ड बन जाता है वो डबल है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए और 2 लोन पेयर्स इन दोनों के ऊपर मौजूद रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन ये 2 डिफरेंट एटम्स हैं, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है तो इसको पोलर होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये मालिक्यूल नॉन पोलर है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर है कि एक साइड से कार्बन और ऑक्सीजन की जो डाइपोल मूवमेंट है दूसरी साइड की डाइपोल मूवमेंट के साथ कैंसल आउट हो जाती है और ओवरऑल ये जो मालिक्यूल है ये नॉन पोलर हो जाता है। अगर सिंपल सी ट्रिपल बॉन्डेड ओ या डबल बॉन्डेड ओ होता तो इसने पोलर होना था, लेकिन अब उसकी दूसरी साइड पे भी सी डबल बॉन्डेड ओ है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, दोनों डाइपोल मूवमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मालिक्यूल है वो नॉन पोलर हो जाता है। जिस तरह से मीथेन CH4 का स्ट्रक्चर है या CCl4 का स्ट्रक्चर है, इसमें भी कार्बन और क्लोरीन, ये कार्बन और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है सिंगल इस बॉन्ड को देखें तो ये पोलर है क्योंकि इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस है, इधर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव पोल बन जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को देखें CCl4 तो इधर से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, इधर से ये 2 डाइपोल मूवमेंट से दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ये नॉन पोलर हो जाएगा। इसी तरह CH4 SiH4 और SiCl4 ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ओवरऑल नॉन पोलर हैं क्योंकि इनकी डाइपोल मूवमेंट से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे। कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रखती है। डिफरेंट कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन्स या लार्ज कंपाउंड्स बनाते हैं, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि डायमंड है, डायमंड ग्रेफाइट या सिलिकॉन कार्बाइड, ये जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनके दरमियान में भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कार्बन जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाती है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाती है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स कार्बन जो बनाती है उनको हम अल्केन्स कहते हैं, डबल वालों को अल्कीन्स और ट्रिपल वालों को अल्काइंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये CH4 या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम इथेन कहते हैं। 2 कार्बन वाला कंपाउंड उसको इथेन कहेंगे। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है और हर एक के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। हाइड्रोजन और कार्बन जो है इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है। इसी तरह कार्बन के अलावा सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी सेम कार्बन की तरह बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन ने भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हुई है हाइड्रोजन के साथ, डाइसिलेन है। और इसके अलावा
जब कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करती है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर एक कार्बन ने दूसरी कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं सेंटर में, इसलिए सेंटर में डबल बॉन्ड बना हुआ है और साइडों पे जो हाइड्रोजन्स हैं उनके साथ कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। 2 कार्बन वाला कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है उसको इथीन कहते हैं, और 2 कार्बन वाला कंपाउंड जहाँ पर सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको इथाइन कहते हैं, YNE, इथाइन। और ये वाला जो है जिसमें डबल बॉन्ड है उसको हम इथीन कहते हैं, ETHENE, इथीन। ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है? जब एक कार्बन ने दूसरी कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं सेंटर में, इस तरह इनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दूसरे को डोनेट कर देता है। सिंपल जो कोवेलेंट था उसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही थी। एक एटम जो था वो दूसरे एटम के साथ शेयरिंग कर रहा था, एक भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था और दूसरा भी शेयर कर रहा था, दोनों म्यूचुअल शेयरिंग इक्वल कर रहे थे। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें कोई एक एटम अपना पूरा का पूरा जो पेयर है वो दूसरे एटम को डोनेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमोनिया और BF3। अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है NH3 और BF3 जो है ये बोरोन ट्राईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। अमोनिया इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हैं, लेकिन इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 2 जो है, एक इसका लोन पेयर इसके ऊपर पड़ा हुआ है। अमोनिया का स्ट्रक्चर हम यूँ लिखते होते हैं NH3 और एक लोन पेयर इसके ऊपर मौजूद होता है। इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन एक इसने ये जो लोन पेयर है ये इसका खाली पड़ा हुआ है, ये इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। और BF3 की बात करें, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, तो इसमें बोरोन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, इधर से अगर हम देखें तो 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन, 2 ये वाले 4 और 2 ये वाले 6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी 2 और इलेक्ट्रॉन्स की अभी इसको ज़रूरत है। तो अमोनिया के पास जो लोन पेयर मौजूद है वो अपना पूरा का पूरा जो लोन पेयर है वो बोरोन को डोनेट कर देता है, और इस तरह इनके दरमियान में बनने वाला जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि अमोनिया ने अपना पूरा का पूरा लोन पेयर इसको डोनेट कर। अगर एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने शेयर किया होता और एक इलेक्ट्रॉन बोरोन ने शेयर किया होता तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होता। लेकिन अब नाइट्रोजन ने अपना पूरा का पूरा जो लोन पेयर है वो डोनेट कर दिया है और बोरोन ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पर ये डोनर और एक्सेप्टर वाला केस आ जाता है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और जिसने डोनेट किया है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसने एक्सेप्ट किया है उस बोरोन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल हम इस स्ट्रक्चर को देखें, इस कम्प्लेक्स को देखें, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर अंदर देखें इसमें तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल स्ट्रक्चर न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर का जो स्ट्रक्चर है इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और प्रोटॉन की एग्जांपल लेते हैं H पॉजिटिव की। प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हाइड्रोजन अपना वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दे तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो वो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। अब इस प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी डोनर से, जैसे कि वाटर है। वाटर के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर जो है वो इस प्रोटॉन को दे देगा। तो इस तरह वाटर और ऑक्सीजन के दरमियान में वाटर और इस प्रोटॉन के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और इसको इस तरह एरो से शो करते हैं। यहाँ पर ये 2 सिंगल वाले जो बॉन्ड्स हैं ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और जो एरो से शो हो रहा है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। एक दफ़ा जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो फिर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इन तीनों में से कौन सा जो है वो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है और कौन सा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। वाटर के अलावा हमारे पास अल्कोहल और ईथर है।
ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, ROH का, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ईथर का स्ट्रक्चर है। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ R ग्रुप लगे हुए हों तो उनको ईथर कहते हैं, और एक तरफ R और एक तरफ H ग्रुप लगा हुआ तो उसको अल्कोहल कहते हैं। तो इन दोनों में भी जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर मौजूद है, ये प्रोटॉन को अपना लोन पेयर डोनेट करके इनके दरमियान में बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह ये भी एक ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर जो है उसको यूज़ कर दिया है और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है। इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो गई है, इसलिए अब हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है। इसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं, इसको भी ऑक्सोनियम आयन कहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दरमियान में जो बांड बन रहा है उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड कहते हैं। अमोनिया NH3 और प्रोटॉन के दरमियान में जो बांड बनेगा वो भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड होगा। और वो किस तरह से बनेगा, जब NH3 अमोनिया ने अपना एक जो लोन पेयर है वो प्रोटॉन को डोनेट करना है और इसने चेंज हो जाना है NH4 पॉजिटिव के अंदर। नाइट्रोजन ने क्योंकि अपना लोन पेयर यूज़ कर दिया इसलिए उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से अब हम इसको कहते हैं ये अमोनियम आयन बन गया है। अमोनिया डोनर के तौर पर और H पॉजिटिव प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करता है। इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर यूज़ कर दिया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अमोनियम आयन के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे PH3 है। PH3 जो है इसमें फास्फोरस के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है, वो अपना प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो PH4 पॉजिटिव आयन बन जाएगा जिसको फास्फोनियम आयन कहते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड HNO3 के अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं हैलोजेंस क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनके साथ जब ऑक्सीजन ने भी बॉन्ड बनाया हुआ है और साथ में हाइड्रोजन में भी, तो इनको ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस कहते हैं। HClO2, HClO3, HClO4, दीज आर ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। इनमें भी क्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो 3 तरह के बॉन्ड्स हमने डिस्कस किए हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। Covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between two atoms, or coordinate covalent bond is formed by transfer of a lone pair of electrons from one donor atom to another acceptor atom. तो इस तरह से ये तीनों तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। If you have any problem regarding this topic, you can ask question.